मित्रों नमस्कार। आज एक पुस्तक जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये हमारे बहुत ही अजीज़ मित्र अशोक दर्द जी, जो हिमाचल प्रदेश में हिंदी के प्राध्यापक हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक जिसका शीर्षक है सिंदूरी धूप, एक कहानी संग्रह है। बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ अशोक दर्द जी ने इसमें संजोई हैं और ये पुस्तक उन्होंने अपनी नातिन देवकन्या ठाकुर, आप छोटा सा चित्र इसमें देख रहे होंगे, ये उनके नातिन को समर्पित उन्होंने की है। और इस पुस्तक की बेहतरीन समीक्षा वरिष्ठ लघु कथाकार डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने इसकी समीक्षा की है और आज हम उसी समीक्षा पर उनके शब्दों को, उनकी जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं उस पर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने इस पुस्तक की जो समीक्षा है उसको शीर्षक दिया है जीवन के इंद्रधनुषी रंगों को समेटे कहानी संग्रह सिंदूरी धूप। साहित्य की विविध विधाओं, कविता, कहानी, लघु कथा, बाल कविताएं, हिमाचली लोक कथाएं एवं सांस्कृतिक लेखन में सशक्त लेखनी चलाने वाले अशोक दर्द का सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह सिंदूरी धूप वनिका पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है। इससे पूर्व इनकी कलम से अंजूरी भर शब्द, संवेदना के फूल आदि काव्य संग्रह निकले हैं एवं मेरे पहाड़ में और महकते पहाड़, धूप छाँव, मुट्ठी भर सपने इनके संपादन में प्रकाशित हो चुके हैं। अशोक जी विगत 30 वर्षों से निरंतर हिंदी व पहाड़ी की विभिन्न विधाओं में देश की दर्जनों नामचीन पत्र पत्रिकाओं में लेखन व प्रकाशन के साथ साथ इनकी कई कैसेट्स जिसमें हिमाचली गीत और भजन शामिल हैं वो भी इन्होंने लिखे हैं। इस संग्रह में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी 15 कहानियां हैं जो समसामयिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन कहानियों में कहीं अधूरे प्रेम की छटपटाहट है तो कहीं प्रेम में ही धोखा है, कहीं बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप की संघर्ष गाथा है तो कहीं माँ बाप को उन्हीं के भरोसे छोड़ शहर में अपनी अलग दुनिया बसा लेने वाले बेटों की कथा है। इनमें कहीं अंबर को छूती पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो कहीं पहाड़ों में कलकल करती जीवन के राग सुनाती बहती नदियां, कहीं देवदार चीड़ के लंबे दरख्त हैं तो कहीं सौंदर्य लुटाती हरी भरी वादियां। कहानी मिस कॉल बोध करवाती हैं कि जहां टेक्नोलॉजी से सुविधाएं मिली हैं वहीं उसके नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। इस कहानी में स्त्री के मोबाइल पर गलती से किसी का मिस कॉल आना कितनी बड़ी समस्या को जन्म दे जाता है, उसका यथार्थ रूप है यह कहानी। कहानी में इधर पुरुष घोर मानसिकता के वशीभूत शराब के नशे में विवेकहीन हो अपनी जीवन संगिनी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाता है, उधर पत्नी भी अपना धैर्य खो मायके में पति की शिकायत कर देती है और उसका जो परिणाम होता है वह सबक ही है। कहानी जहां प्रेम को छूती है वहीं संदेश भी छोड़ती है कि हमें विवेक से, धैर्य के साथ फैसला लेना चाहिए, अन्यथा परिणाम आपके सामने है। कहानी सपने सच हुए तो प्रेरणादायक होने के साथ साथ मर्मस्पर्शी भी है। कहानी संदेश देती है कि मनुष्य के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, लेकिन दुख तब होता है जब लक्ष्य प्राप्त करने के बाद बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं। इसी ज्वलंत विषय को लेकर लिखी कहानी सपने सच हुए तो का मुख्य पात्र जगदीश इस कसौटी पर खरा उतरता है और अपने सपनों में सुनहरे रंग भरता है, पर वे रंग उस समय धूमिल हो जाते हैं
जब उसके माता पिता उसकी खुशी का हिस्सेदार नहीं बन पाते। बेटा उन्हें छोड़ शहर में जा बसा। वह गांव में तभी पहुंचा जब उसकी मां परमात्मा को प्यारी हो गई थी। कहानी में बहुत ही सुंदर बिंबों का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी टीले पर पंचफुल्ली के खिले हुए फूल ऐसे लग रहे थे मानो उसकी अम्मा ने उसके स्वागत में अपना ममतामयी आंचल बिछाया हो। कहानी दर्द के छींटे फ्लैशबैक में चलती है। गांव का दृश्य, सब बच्चों का एक जगह मिलजुल कर खेलना, खाने के समय सभी बच्चों को रोटियां बनाकर खिलाना, बिना माथे पर शिकन की लकीरें लाए। कच्चे मकान थे पर इंसान पक्के थे, सच्चे थे। उनकी जिंदगी संघर्षों में तपी थी, प्रेम से लबालब। भौतिकता और बनावटीपन से सुदूर भारतीय संस्कार, मानवीय मूल्य, भाईचारे की मिसाल, यही सब तो हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति का असर यही है। कहानी में कश्मीरी पंडितों का अपनी जड़ों से बिछुड़ने का दर्द, उनके घरों में आग लगाई जाना, ये सब दृश्य पाठक को अंदर तक भिगो जाते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी बनी है यह। अनजान रिश्तों में किस तरह ऊष्मीय प्रभाव होता है, उसकी अभिव्यक्ति है मदर कहानी। सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही माँ नहीं होती, बल्कि पालन पोषण करने वाली अनजान महिला भी माँ ही होती है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रिश्तों में प्रगाढ़ता ला देते हैं। इस कहानी में संयोग देखिए कि दो दोस्त, एक भारत में, दूसरा जर्मन में। भारत में जो रहता है उसकी माँ बीमार, और विदेश में जो मित्र है वह बीमार हो जाता है। तो ऐसे में एक अनजान महिला माँ की तरह उसकी सेवा करती है। वह उसे मदर कहने लगता है, स्नेह लुटाती, ममता दुलार की मूरत मदर। पर कितने दुख की बात है कि इधर मेरी माँ और जर्मन में रहने वाले मित्र की मदर, दोनों की मृत्यु की तारीख एक ही होती है। कहते हैं कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। कहानी पाठक के दिलो दिमाग पर असर डाल देती है। कई कहानियों के शीर्षक अंग्रेजी में रखे हैं, जो लेखक की सूझबूझ एवं साहित्यिक अनुभव का परिचय करवाता है। कहानी जिंदगी के रंग में पहाड़ों की खूबसूरती का वर्णन है, तो साथ में वहाँ का कठिनाई भरा जीवन, उसकी झलक भी पढ़ने को मिलती है। कहानी में ऐसे वाक्य पढ़कर पाठक अंदर तक खिल जाते हैं। पहाड़ों पर जरा सा पैर फिसला तो समझो गई जान। लीगल वारिस कहानी बड़े ही उतार चढ़ाव से आगे बढ़ती है। कहानी में दूसरी पत्नी का बूढ़े हो चुके पति को छोड़कर जाना अखरता है, पर अंत आते आते कहानी एकदम पलट जाती है। उसी औरत का अपने प्रेमी के पास जाना कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को पूरा करना भी है, और फिर हाथ आए खजाने को कौन छोड़ता है। कहानी में जहां औरत का स्वार्थीपन उभर कर आया है, वहीं पुरुष जात को नसीहत भी है कि अपनी उम्र का हिसाब लगाते हुए औरत की भावनाओं को समझना चाहिए। लेखक ने कहानी में पात्र दलबीर का मनोविश्लेषण किया है। आज वह अकेला था और पूरी धरती लोगों से भरी थी। अब उसकी दशा उस पेड़ की तरह हो गई थी जिसे आंधियों ने हिला दिया हो और बारिशों ने उसकी जड़ों से जमीन खिसका दी हो, फिर भी जीने की जिजीविषा शेष बची हो, मुट्ठी भर हरियाली की तरह। इन कहानियों में अलंकारों का प्रयोग दृश्यों को जीवंत रूप दे जाता है। बुढ़ापे का दर्द बुनती कहानी सिसकती संध्या पाठक को चिंता और चिंतन को बाध्य करती है। यह कहानी चंडीगढ़ के ओल्ड एज होम में मास्टर प्रभात की जिंदगी, जो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कहानी जीवन का पाठ पढ़ाती है
कि हम जिंदगी की दौड़ में कितना कुछ पीछे छोड़ देते हैं। शायद हमें इसका आभास भी नहीं होता। आभास होता है तब जब हम उस दौर से गुजरते हैं कि जैसा व्यवहार बच्चे अपने माता पिता से करते हैं वैसा ही व्यवहार स्वार्थ के वशीभूत उनके बच्चे भी उनके साथ करते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटेंगे। सिंदूरी धूप कहानी में नायिका का मनोविश्लेषण अत्यंत प्रभावशाली है। जवानी में सिंदूरी धूप से ही सपना, और उन सपनों में कहाँ दिखता है कि सामने वाला शादीशुदा 2 बच्चों का पिता है। बस दिल आ गया तो उसे पाना है। यह सब पढ़ पाठक की जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाती है और वह तभी शांत होती है जब सामने वाला मर्द कहता है, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, मेरा घर परिवार है, समाज है और समाज में मेरा मान सम्मान भी है। अपना घर तोड़कर ताजमहल बनाने का सपना नहीं देखा करते। रास्ता नहीं भटकना चाहिए। अभी जीवन की शुरुआत है। अपनी उम्र का कोई जीवन साथी ढूंढ लो। यही शब्द, मात्र ये शब्द नहीं बल्कि जीवन का फलसफा है और उस फलसफे को पढ़ लेती है नायिका। इन्हीं मूल्यों पर टिकती है रिश्तों की बुनियाद। यही मूल्य हमारी संस्कृति को नई पहचान दिलाते हैं। यही अंतर है भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में, और यह संस्कृति को बनाए रखने की उपज है ये कहानी। दहलीज के पार कहानी में प्रकृति का नैसर्गिक दृश्य। डलहौजी की पहाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा हिमपात हो चुका था। देवदार के घने पेड़ों की शाखों पर रुई के फाहे की तरह बर्फ के फाहे लटके हुए थे। दूर दूर तक बर्फ की चादर बिछी हुई थी। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सफेद चांदी सी चमकती धवल नवल दिख रही थी। कहानी में एक ऐसी औरत की दास्तां है जिसका पति उसकी सौतन ले आता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। उसकी जिंदगी कटी पतंग सी हो जाती है। यह भी सत्य है कि आदमी को औरत का गोश्त चाहिए, और जब तक औरत का गोश्त खूबसूरत है तब तक पुरुष मक्खी की तरह उसके चारों ओर भिनभिनाता है। जैसे ही वह गोश्त मुरझाने लगता है तो उसे उसके हाल पर छोड़कर चला जाता है। पहाड़ी जीवन को लेकर बुनी कहानी चमत्कार, अंत में चमत्कार ही दिखाती है। कहानी का एक अंश देखिए। पहाड़ सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ जीने के लिए पहाड़ सा दिल और हौसला चाहिए होता है, वरना पहाड़ों की चट्टानों ने न जाने कितनों की जिंदगी रौंद कर अपने नीचे दफन कर ली है। कभी तीखी चढ़ाई आ जाती है तो कभी सूखी मुरझाई धूप, कभी संकरा रास्ता आ जाता है तो कभी ग्लेशियर भरी पगडंडी। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान में घिरे पति पत्नी और बच्चे के संघर्ष से बुनी कहानी पाठक को बांध कर रख देती है। ऐसे में पत्नी का यह कहना कि आप मुझे यहीं छोड़कर बच्चे को ले जाओ पाठक को थोड़ा विचलित कर देता है, पर लेखक का अपना नजरिया हो सकता है। वैसे मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, पर अंत में फिर से पत्नी का मिल जाना पाठक को सुकून पहुंचाता है। पहाड़िया कहानी में मनुष्य समाज में अपनी झूठी मान मर्यादा बनाए रखने के लिए किसी की हंसती खेलती जिंदगी से खिलवाड़ करें, यह कहाँ तक उचित है। कहानी में पूंजीपति माता पिता अपने नामर्द बेटे की शादी एक लड़की से कर देते हैं, तो उस लड़की पर क्या गुजरती है इसका गहन विश्लेषण कहानी में हुआ है। वह पुरुष की चाह में रहती है, लेकिन औरत है, समाज की बेड़ियां तोड़ भी नहीं सकती, अंदर ही अंदर जलती भुनती रहती है। देह की अपनी इच्छाएं होती हैं। कहानी बहुत कुछ कहती है। कहानियों में पात्रानुकूल भाषा, कहीं कहीं हिमाचली शब्द पाठक को एक अलग ही रस की अनुभूति करवाते हैं। लेखक हिमाचल प्रदेश से जुड़ा होने के कारण वहाँ के जन जीवन को समझने का पाठकों को एक अवसर देता है। कहानियों में कथा रस है, आवरण पृष्ठ आकर्षित करता है। लेखक
अशोक दर्द को इसी आशा के साथ बधाई कि यह कृति साहित्य जगत में अपना स्थान बनाए। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।